आप सभी का स्वागत है। आज के संवाद श्रृंखला में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। 2023 की जिसे सबसे बड़ी न्यूज़ कहा जा सकता है। चीन ब्रिक्स के संगठन का विस्तार अपने हितों में करना चाहता है और ब्रिक्स के विस्तार के माध्यम से पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को पेश करना चाहता है। चीन चाहता है कि G7 संगठन और G20 संगठन से भी ज़्यादा बड़ा मंच ब्रिक्स को बनाया जाए और ब्रिक्स के पूरे मंच का चीन के हितों के संदर्भ में उपयोग किया जाए। चीन की यह मानसिकता ब्रिक्स के विस्तार के लिए ठीक नहीं है। ऐसे तो किसी भी संगठन का विस्तार होना अपने आप में उसे सही कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें और अधिक सदस्य बढ़ते हैं तो उस संगठन के हितों का और इंटरेस्ट का और बहुत सारे मुद्दों का भी विस्तार होता है और समाधान के लिए भी अवसर उत्पन्न होते हैं। लेकिन ब्रिक्स का विस्तार एक चुनौती बन सकता है, जिसके नाते भारत की सरकार ब्रिक्स के विस्तार का विरोध कर रही है। लेकिन 2023 में दक्षिणी अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स के सम्मेलन में अब की बार 19 देश शामिल होना चाहते हैं और चीन चाहता है कि इन देशों को शामिल करने की मोहर दक्षिणी अफ्रीका में होने वाले सम्मेलन में लगाई जा सके। 13 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक आवेदन किया है और 6 देश और लाइन में लगे हुए हैं जिन्होंने आवेदन तो नहीं दिया है, लेकिन वह भी शामिल होना चाहते हैं प्राथमिकता के आधार पर। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि ब्रिक्स के संगठन का विस्तार हो सकता है, क्योंकि अकेले भारत के विरोध के नाते ब्रिक्स का विस्तार हो सकता है कि ना रुके, क्योंकि ब्रिक्स में जितने देश शामिल हैं इस समय वो चीन से ज़्यादा प्रभावित होते दिखते हैं और चीन के ही अनुसार अपनी नीतियों को निर्धारित कर रहे हैं। ब्रिक्स में ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, रूस निश्चित रूप से चीन की तरफ झुका हुआ है। भारत अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी भारत अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए ब्रिक्स के विस्तार को रोकना चाहता है, क्योंकि अगर ब्रिक्स का विस्तार हुआ तो भारत के लिए सीधे भी चुनौती मिल सकती है। आप सोचेंगे ब्रिक्स के विस्तार से भारत को कैसे चुनौती? जी हाँ, ब्रिक्स के विस्तार से भारत को बड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि चीन ब्रिक्स का विस्तार करेगा और पूरी दुनिया में अपने को सुपर पावर के रूप में पेश करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी संगठन जो बहुपक्षीय मुद्दों पे काम करता है, आपसी हितों को बढ़ाने का काम करता है, वह चीन के हितों का साधन क्यों बने? वह चीन के लिए यह एक मंच क्यों बने? अर्थात वह चीन के लिए गेट क्यों बने? सबसे पहली बात तो सैद्धांतिक असहमति है। दूसरी बड़ी बात है कि चीन ब्रिक्स का विस्तार करेगा और इसे एंटी वेस्ट संगठन के रूप में पेश करेगा, अर्थात पश्चिमी देशों के विरुद्ध इसका उपयोग चाहेगा। वो चाहेगा कि यूरोप और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के विरुद्ध ये संगठन काम करे और एक होड़ के दौर में, जानते हैं, पूरी दुनिया को ले जाने की इसमें कोशिश है। यह भी भारत के नज़रिए और भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ, अमेरिका, कनाडा के साथ भारत के बेहतर संबंध हैं और ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहते कि हम जिस संगठन में हैं वही संगठन पश्चिमी देशों का शत्रु देश के रूप में, शत्रु मंच के रूप में सामने आए। तीसरी बात, भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है, बहुत सारे मुद्दों पर असहमति है। ऐसी स्थिति में जब ब्रिक्स के संगठन का विस्तार होगा तो चीन भारत को अलग थलग करके पूरे ब्रिक्स के देशों की सहमति प्राप्त कर लेगा और अंततः अनावश्यक दबाव हमारे ऊपर कायम करेगा। चीन की आर्थिक शक्ति बेहतर हो चुकी है। चीन ज़्यादा देशों को लोन दे रहा है, ज़्यादा देशों में वन बेल्ट वन रूट अर्थात BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव योजना का विस्तार दे रहा है, अनावश्यक रूप से अनेक देशों में निवेश कर रहा है। अभी उन देशों को अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके देश में निवेश हो रहा है, वहाँ की सत्ता को चीन अनेक देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को सोचिए निवेश करने के लिए घूस देता है, उनको पेशकश करता है 3-3, 4-4 बिलियन डॉलर का। तो जहाँ भ्रष्ट सत्ता है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ चीन के कब्जे में आ जाती हैं, क्योंकि चीन केवल उस देश में निवेश नहीं करता बल्कि उसकी राजनीतिक सत्ता पे कब्जा करता है, ताकि चीन अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए उस देश और उस सिस्टम का पूरा उपयोग करता रहे। और चीन ने ये काम आज नहीं शुरू किया है, चीन ने ये काम
2013 में तभी शुरू कर दिया था जब शी जिनपिंग शासन सत्ता में आया और हू जिनताओ के शासन का अंत हुआ। हू जिनताओ 2002 से 2013 तक चीनी सत्ता में रहे और उनका काम था पूरे चीन को मजबूती के रूप में ऊपर लाना, वो उसमें कामयाब रहे। लेकिन इसके बाद जब से शी जिनपिंग आए हैं, ये पूरी दुनिया में चीन का दबदबा कैसे कायम किया जाए, चीन को महाशक्ति के रूप में कैसे उभारा जाए और चीन का क्षेत्रीय विस्तार, चीन के भूगोल का विस्तार और चीन को बड़ा देश बनाने की दिशा में ये शी जिनपिंग लगा हुआ है। और इसकी दृष्टि इसी नाते अफ्रीका के तमाम देशों, दक्षिणी अमेरिका के तमाम देशों, मध्य एशिया के देशों, पश्चिमी एशिया के देशों, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को बरगलाना है, तमाम द्वीपीय देशों को भी बरगलाना। इसी कड़ी में अब ब्रिक्स के मंच को विस्तार देने की कोशिश हो रही है। चीन चाहता है कि G7 संगठन G20 के बजाय ब्रिक्स एक प्रभावी संगठन के रूप में उभरे। अभी आप पूरी दुनिया में देखते होंगे G7 जो 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके संगठन की चर्चा होती है, उनकी बैठकें जो है पेपरों की खबर बनती हैं और वो 7 देश दुनिया के बारे में बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं। चीन चाहता है कि उससे भी ज़्यादा सक्षम संगठन ब्रिक्स को बनाया जाए, इसीलिए 19 देशों को एक साथ सदस्यता देने की पहल की कोशिश में चीन लगा हुआ है। चीन कहता है कि अब पश्चिमी यूरोप का और जापान का, कनाडा जैसे देशों के पतन का दौर है। वैसे भी आप देखिए तो पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव आ रहा है। आप देखिए ब्रिक्स संगठन कब बना। ब्रिक्स संगठन 2009 में बना। जिम ओ नील ने सबसे पहले 2001 में इसका विचार दिया था और 2006 में जिम ओ नील के इसी विचार से प्रभावित होकर के न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का जब सम्मेलन था तो 4 देशों के विदेश मंत्री आपस में मिले, क्योंकि पहले ब्रिक्स को ब्रिक कहा जाता था। उन 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने मिल करके सहमति बनाई और 2009 में इसकी स्थापना करी और आज ब्रिक्स की स्थापना के 15 साल हो गए। 15 सालों में पूरे वर्ल्ड का आर्डर पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं जहां 2009 के आसपास अमेरिका एक सुपर पावर था और अमेरिका के प्रभाव को पूरी दुनिया महसूस करती थी और जापान भी एक बड़ी शक्ति थी, पश्चिमी यूरोपीय देश भी बड़ी एक शक्ति थी। लेकिन इस पिछले 15 देशों में अर्थव्यवस्था में कुछ देशों का उभार हुआ और कुछ देशों की अर्थव्यवस्थाओं की गिरावट हुई, जिसमें पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारी गिरावट है। जर्मनी का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, इटली का। आप देखिए भारत ही उभरता चला गया और आज यूरोप में जर्मनी के सिवाय कोई भी देश भारत की अर्थव्यवस्था के आगे नहीं रह गया। जापान की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट हुआ, जिसके नाते ये देश जो है अब शक्तिहीनता की स्थिति में देखे जा रहे हैं। अब जापान को कोई उतना और पश्चिमी यूरोप को कोई उतना सीरियसली नहीं ले रहा है। साथ ही साथ 2021 में जब अमेरिका ने निर्णय लिया कि अमेरिकी सेनाएं, नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर होंगी। सोचिए, अमेरिका ने नाटो की सेना और अपनी सेना को वापसी करके पूरे अफगानिस्तान को तालिबानी भेड़ियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब अगर कोई सुपर पावर इस तरीके से करेगा तो पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? ये मैसेज जाएगा शायद अमेरिका शक्तिहीन हो गया है, इन भेड़ियों से लड़ना नहीं जानता है। तालिबानी कभी भी जानते मनुष्य नहीं कहे जा सकते हैं। उनके लिए उसने पूरे जो है एक तरीके से देखा जाए उस पूरे अफगानिस्तान और पूरे उस क्षेत्र को छोड़ करके यह मैसेज दिया कि अब दुनिया में कहीं भी अन्याय होगा तो अन्याय लगातार जारी रहेगा, अन्याय निरंतर फैलता रहेगा और अमेरिका का उसमें मूक समर्थन रहेगा। तो ये इसने विश्व ऑर्डर को बहुत जो है देखा जाए विपरीत ढंग से प्रभावित किया। दूसरी घटना हुई कि इधर कोविड महामारी आई और कोविड महामारी के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं सबसे बुरे ढंग से प्रभावित हुई। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध ने और भी नई परिस्थितियों को उत्पन्न किया और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपीय देशों की हालत बहुत खस्ता हो गई है, उनके लिए बहुत गंभीर चुनौती हो गई है। ब्रिटेन ने भी यूरोपीय यूनियन को एग्जिट कर दिया है, ब्रेग्जिट हो गया है, अर्थात जहां यूरोपीयवाद की संकल्पना बढ़ रही थी, सारे यूरोप के देश एक साथ मिल करके एक शक्ति बनने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ब्रिटेन ने पतीला लगाया और साथ ही साथ चीन ने उसका लाभ उठाने का प्रयास किया और फ्रांस को अपनी तरफ तोड़ रहा है, जर्मनी को अपनी तरफ तोड़ रहा है।
फ्रांस, जर्मनी जैसे देश यूरोपवाद के नाम पर अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे, लेकिन उसमें भी चीन कामयाब होता दिख रहा है। ऐसे अनेक कारणों से पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर बिखरता हुआ दिख रहा है, शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और इसी दौर में चीन अपने को एक प्रभावी देश के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिख रहा है। आपने देखा होगा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन के द्वारा बीजिंग पीस प्लान्स प्रस्तुत किया गया 12 सूत्री। चीन के द्वारा ईरान और सऊदी अरब जैसे शत्रु देश के बीच जो सिया सुन्नी मुद्दे पर लड़ते थे उनके बीच समझौता कराया गया। चीन के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देशों को लोन दिया गया है, सस्ते दरों पर कर्ज दिया जा रहा है। चीन अपनी गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन को अंदर से लगने लगा है कि वह सुपर पावर हो चुका है, उसको सुपर पावर की फीलिंग लग रही है, और इसी सुपर पावर की फीलिंग को और मजबूत आधार देने के लिए वह ब्रिक्स के संगठन का विस्तार करना चाहता है, जो भारत के हितों के एकदम विरुद्ध है। इसीलिए भारत सरकार उसके पक्ष में नहीं है। तो यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इसके बारे में अपनी समझ और सोच को बना करके रखें। यह एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कल पुनः मिलेंगे हम लोग नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।